कभी सोचा है कि कुछ बेहतरीन क्रांतिकारी आइडियाज क्यों सफल हो जाते हैं जबकि बाकी बस इतिहास बनकर रह जाते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं कि खाई को पार करना आखिर होता क्या है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स को भी परेशान कर रखा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी तो आसमान छू लेती हैं और कुछ बस जमीन पर ही रह जाती हैं? सेगवे याद है? उसे तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट का भविष्य बताया जा रहा था। पर क्या कभी सोचा कि ये हमारे शहरों की सड़कों पर आम क्यों नहीं हो पाया? और सेगवे अकेला नहीं है। इरिडियम सैटेलाइट फोन के बारे में सोचिए। एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मावल जो दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर भी वो कंपनी दिवालिया हो गई। देखिए, इन विफलताओं के पीछे सिर्फ खराब किस्मत नहीं है। असल में एक पैटर्न है, एक मॉडल जिसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइफ साइकिल कहते हैं। और यही हमें समझाता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए इस मॉडल को समझते हैं। ये बाजार को एक घंटी के आकार के कर्व यानी बेल कर्व की तरह देखता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लोगों तक कैसे पहुंचती है। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई बड़ी टेक पार्टी हो। कुछ लोग स्टेज पर चढ़कर सबसे नया गैजेट ट्राई करने के लिए बेताब हैं, जबकि कुछ लोग बस कोने में खड़े होकर देख रहे हैं। असल में मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, जो 5 अलग अलग तरह के लोगों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हैं इनोवेटर्स। ये वो लोग हैं जो कुछ भी नया आते ही उसे आजमाना चाहते हैं। फिर आते हैं अर्ली अडैप्टर्स। ये विजनरी लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजी में भविष्य का एक बड़ा मौका देखते हैं। अच्छा, इनके बाद आती है अर्ली मेजॉरिटी। ये काफ़ी प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इन्हें पक्के नतीजे चाहिए। फिर आती है लेट मेजॉरिटी, जो थोड़ा शक की नज़र है देखती है चीज़ों को। और आखिर में आते हैं लैगार्ड्स, जिन्हें बदलाव से फ्रैंकली सख्त नफरत है। तो थ्योरी तो बड़ी सिंपल लगती है ना। शुरू के ग्रुप्स को जीत लो और फिर बाकी सब लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे। एक तरह का बैंडवैगन इफेक्ट, कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं वाला असर पैदा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये जो सीधी सरल तरक्की हम सोच रहे हैं ना, वो असल में एक धोखा है। ये बेल कर्व कोई स्मूथ स्लाइड नहीं है, बल्कि इसमें दरारें हैं। और एक दरार तो इतनी चौड़ी है कि वो एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। यही खाई हमारी कहानी की विलेन है। ये शुरुआती बाजार और मुख्य धारा के बाजार के बीच का वो खतरनाक फासला है जहां ज्यादातर नए आइडियाज दम तोड़ देते हैं। अब ये खाई बनती क्यों है? वजह यह है कि अर्ली अडॉप्टर्स, जो भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और अर्ली मेजॉरिटी, जो कि प्रैक्टिकल लोग हैं, इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, अर्ली अडॉप्टर्स को एक क्रांति चाहिए। वो चाहते हैं कि सब कुछ ही बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्ली मेजॉरिटी को बस एक छोटा सा सुधार चाहिए, कुछ ऐसा जिससे उनका काम बस थोड़ा और आसान हो जाए। तो सवाल यह है कि इस खाई को पार कैसे किया जाए? इस एक सवाल का जवाब किसी भी टेक कंपनी की कामयाबी या नाकामी तय कर सकता है। जवाब है खाई पर आंख बंद करके छलांग लगाना नहीं, बल्कि समझदारी से एक पुल बनाना। खाई के उस पार एक छोटा खास ग्रुप ढूंढना होगा जिसे टारगेट बनाया जा सके। रणनीति है एक बीच हेड मार्केट पर फोकस करना, मतलब अर्ली मेजॉरिटी के अंदर का एक छोटा खास ग्रुप। और मकसद यह है कि उनकी किसी एक खास प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह सॉल्व कर दिया जाए कि कोई और ना कर पाए। इस एक नीश में मिली कामयाबी से वो क्रेडिबिलिटी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, जिसकी मदद से अगले मार्केट की तरफ बढ़ा जा सकता है और यहीं से मोमेंटम बनता है। तो ये थियरी असल में काम कैसे करती है? चलिए एक ऐसे प्रोडक्ट को देखते हैं जिसने इस खाई को बड़ी खूबसूरती से पार किया। आईपैड। एप्पल ने सबसे पहले अपने वफादार मैक यूजर्स को आईपैड बेचा। इसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट किया जिन्हें प्रेजेंटेशंस के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए था। फिर सेल्स टीम्स की बारी आई, जिन्हें फील्ड पर क्लाइंट डेटा एक्सेस करने का एक आसान तरीका मिला। हर एक जीत ने अगले मार्केट का दरवाजा खोल दिया। एक एक करके नीश जीतने की स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने अपने मेन मार्केट्स में 80% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल किया है। यह दिखाता है कि मार्केट पर हावी होने का ये एक आजमाया हुआ तरीका है। तो इन सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मुख्य धारा की कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं है। खाई को पार करने के लिए एक छोटे खास मार्केट पर फोकस करना होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और फिर उस कामयाबी को सीढ़ी बनाकर अगले मार्केट तक पहुंचना होगा। तो इस खाई को समझना हमें ये देखने में मदद करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कामयाब होगी और कौन सी नहीं।
तो जरा सोचिए, आज की कौन सी पॉपुलर टेक्नोलॉजी इस खाई में फंसी हुई दिखती है? क्या वो इसे पार कर पाएगी? तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी उसको मार्केट तक पहुंचाने का जो सफर होता है ना, वो चुनौतियों से भरा होता है। चलिए आज हम इसी खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए एक सर्वाइवल गाइड पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए, एक जबरदस्त आइडिया, कमाल की इंजीनियरिंग और फिर भी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब टेक या बिजनेस में जो भी है वो इस सवाल से कभी ना कभी तो जरूर टकराया होगा, और इसका जवाब यहीं छिपा है। देखिए, हाईटेक में सफलता सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने से नहीं मिलती। ये मिलती है बाजार के एक छिपे हुए नक्शे को समझने से। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। तो चलिए आज इसी नक्शे को खोलकर देखते हैं। तो किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ते को समझना बहुत जरूरी है, और हमारे इस सफर में सबसे जरूरी चीज है बाजार को समझना। लेकिन रुकिए, आप बाजार का जो मतलब समझते हैं ना, वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आने वाला। अब इस परिभाषा में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसका आखिरी हिस्सा, जो एक दूसरे का संदर्भ लेते हैं। बस यही वो लाइन है, यही वो चाबी है जो हाईटेक मार्केट के सारे नियम बदल देती है। अच्छा, इस उदाहरण से बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, एक डॉक्टर बॉस्टन में है और दूसरा जायरे में। जरूरतें तो शायद एक जैसी हों, पर क्या वो आपस में बात करते हैं? नहीं, तो वो एक मार्केट नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूरोसर्जन्स का एक ग्रुप है जो एक ही कॉन्फ्रेंस में जाता है। वो आपस में बात करते हैं, नोट्स कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही एक असली मार्केट है। तो इस सफर में हमारी पहली मुलाकात किससे होगी? वो हैं टेक्नोलॉजी के दीवाने, जिन्हें हम कहते हैं टेक एंथुसियास्ट्स। और याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनका दिल सबसे पहले जीतना ही पड़ेगा। ये कोई आम ग्राहक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार है, बस इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बिजनेस को क्या फायदा होगा। वो तो बस ये जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज काम कैसे करती है। और यही लोग आपके प्रोडक्ट के पहले आलोचक और पहले सपोर्टर भी बनते हैं। ये एक लाइन इनकी पूरी मानसिकता को बयां कर देती है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बस यही है, आप मार्केटिंग के कितने भी बड़े बड़े वादे कर लीजिए, इन पर कोई असर नहीं होने वाला। उन्हें तो बस सच चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि इन गेटकीपर्स का भरोसा जीता कैसे जाए? बहुत सिंपल है, उन्हें अपने नए प्रोडक्ट का अर्ली एक्सेस दीजिए। प्रोडक्ट में जो कमियां हैं उनके बारे में पूरी ईमानदारी से बताइए। उन्हें महसूस कराइए कि वो इस सफर का एक जरूरी हिस्सा हैं। यकीन मानिए, उनका फीडबैक सोने से भी कीमती है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को शायद आपसे भी बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो एक बार जब टेक एंथुसियास्ट्स आपके साथ आ गए, तो अब बारी है अगले ग्रुप की, और ये हैं विजनरीज, यानी दूरदर्शी लोग। और मैं बता दूं, ये लोग एंथुसियास्ट से बिल्कुल अलग हैं, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, विजनरीज को टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब है कि टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या कर सकती है। उनका एक सपना होता है, एक बहुत बड़ा सपना, अपनी पूरी इंडस्ट्री में क्रांति लाने का। और वो आपकी टेक्नोलॉजी को, उस सपने को हकीकत में बदलने का एक हथियार मानते हैं। और इसके लिए वो कोई भी जोखिम उठाने और कोई भी बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। और ये बात उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। उन्हें छोटे मोटे सुधारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें चाहिए एक असली गेम चेंजर जो इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दे। अगर आपका प्रोडक्ट ये नहीं कर सकता, तो वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो इन लोगों को आप कुछ बेच नहीं सकते जैसे आप आमतौर पर बेचते हैं। ये कोई सेल्स पिच नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। आपको उनके सपने को अपना सपना बनाना होगा और अपने प्रोडक्ट को उस सपने का सबसे जरूरी हिस्सा बनाना होगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समर्पण लगता है, और आपके सबसे अच्छे लोग इस काम में लगते हैं। ये एक लंबा और गहरा रिश्ता है। तो चलिए अब इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ रख कर देखते हैं। एक तरफ है एंथुसियास्ट्स, जो टेक्नोलॉजी के लिए जीते हैं, जिनका बजट कम है और जिनके लिए जोखिम बस एक खेल है। दूसरी तरफ है विजनरीज, जो एक रणनीतिक छलांग चाहते हैं, जिनके पास कॉर्पोरेट का मोटा बजट है और जो अपना पूरा करियर दांव पर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सीधी सी बात है, आप इन दोनों ग्रुप्स को एक ही तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। तो आपने एंथुसियास्ट्स का दिल जीत लिया, विजनरीज के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप भी कर ली। अब तो लगता है कि सब कुछ सेट है ना? यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। असली खतरा तो अब आने वाला है।
चलिए अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइफ साइकिल। हमने अभी तक सिर्फ पहले 2 ग्रुप्स की बात की है, इनोवेटर्स जो हमारे टेक एंथुजियास्ट्स हैं और अर्ली अडॉप्टर्स यानी हमारे विजनरीज। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके और बाकी दुनिया के बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। तो अब तक का सफर कैसा रहा? बढ़िया। एक्सपर्ट से आपको हरी झंडी मिल चुकी है, एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन अगला कदम क्या है? और यहीं से सारी कहानी मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगला कदम कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक छलांग है, एक बहुत बड़ी खाई के पार, जिसे कहते हैं द चैज़म। ये जो चाज़म है, ये खाई, ये शुरुआती मार्केट यानी हमारे एंथुजियास्ट्स और विजनरीज को मेन स्ट्रीम मार्केट से अलग करती है। और यही वो खतरनाक जगह है जहां ज्यादातर नई टेक्नोलॉजी कंपनियां आकर दम तोड़ देती हैं, क्योंकि वो इस खाई को पार ही नहीं कर पाती। पर सवाल ये है कि ये खाई आखिर है ही क्यों? वजह है सोच का फर्क। शुरुआती बाजार को बदलाव चाहिए, क्रांति चाहिए, वो जोखिम लेने को तैयार हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मार्केट, अरे वो तो क्रांति के नाम से ही डरता है। उन्हें बस धीरे धीरे विकास चाहिए और वो जोखिम से कोसों दूर भागते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। जिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ने आपको शुरुआती मार्केट जिताया, मतलब क्रांति और जोखिम का वादा, वही स्ट्रैटेजीज मेन स्ट्रीम मार्केट को डराकर भगा देंगी। इस खाई को पार करने के लिए आपको अपना पूरा गेम प्लान पूरी तरह से बदलना होगा। तो आखिरी सवाल यही है, आपके प्रोडक्ट ने कुछ नया करने वालों का दिल तो जीत लिया है, लेकिन क्या वो बाकी दुनिया के लिए वो बड़ी छलांग लगाने को तैयार है? क्या आप अपनी रणनीति बदलकर उस खतरनाक खाई को पार करने के लिए तैयार हैं, जो कामयाबी और नाकामी के बीच की असली दीवार है? चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द चैज़म या खाई को पार करना। ये उन सब के लिए जानना बेहद जरूरी है जो किसी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को बाजार में सफल बनाना चाहते हैं। ये सवाल तो हर नए बिजनेस और उसके इन्वेस्टर की नींद उड़ा देता है ना? और इसका जवाब जानना, अक्सर यही कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला तय करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट में कोई कमी होगी, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। हमारे सोच के मुताबिक नाकामी की असली वजह प्रोडक्ट है ही नहीं, बल्कि ये है कि हम समझते ही नहीं कि मार्केट किसी नई चीज को असल में अपनाता कैसे है। और इसी गैप को, इसी को कहते हैं द चैज़म या खाई। ये वो खतरनाक जगह है जहां बड़े बड़े सपनों वाली कंपनियां आके गुम हो जाती हैं। समझ लीजिए ये इनोवेशन का एक कब्रिस्तान है। तो चलिए इस खाई में जरा और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, राइट? और ये खाई, ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये खाई बनती क्यों है? वजह सीधी है, इसके एक तरफ जो लोग हैं और जो दूसरी तरफ है, वो एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते। मतलब एक अर्ली अडॉप्टर का शानदार रिव्यू मेनस्ट्रीम बायर के लिए जीरो वैल्यू रखता है। बस भरोसे की यही कमी मार्केट की नींव हिला देती है। तो अब ये समझना और भी दिलचस्प हो जाता है कि खाई के दोनों तरफ ये कौन लोग हैं। एक तरफ है विजनरीज यानी दूरदर्शी, और दूसरी तरफ हैं प्रैग्मेटिस्ट्स यानी यथार्थवादी। सोचिए, एक तरफ है विजनरीज, ये वो लोग हैं जिन्हें क्रांतिकारी बदलाव चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का थ्रिल चाहिए, और दूसरी तरफ है प्रैग्मेटिस्ट्स, इन्हें कोई रिस्क नहीं लेना, इन्हें धीरे धीरे होने वाले सुधार और भरोसेमंद टेस्टेड सॉल्यूशंस चाहिए। ये प्रैग्मेटिस्ट्स जो है ना, वो विजनरीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, उनकी बातों को कोई वजन नहीं देते, और बस कम्युनिकेशन की यही कमी, यही तो वो खाई है। भरोसे की चेन टूट जाती है और मार्केटिंग का सारा मोमेंटम ठप। तो सवाल उठता है, कोई कंपनी इस खाई को पार करे तो करे कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी में छिपा है। और ये स्ट्रैटेजी थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है, क्योंकि इसकी प्रेरणा एक बहुत मशहूर ऐतिहासिक घटना से ली गई है। एक बड़े मार्केट को जीतना है तो सबसे पहले एक बहुत ही छोटे स्पेसिफिक हिस्से पर हमला करना होगा। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हर किसी को खुश करने की कोशिश की तो मेन स्ट्रीम मार्केट में कोई भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो फोकस एक छोटे खास टारगेट पर होना चाहिए। ये डी-डे वाली बात बहुत दिलचस्प है। ये बिजनेस चैलेंज को सीधे डी-डे हमले की तरह देखती है। सोचकर देखिए,
जो मेन स्ट्रीम मार्केट है वो कब्जे वाला यूरोप है, जो खाई है वो इंग्लिश चैनल है, और आपका छोटा सा नीश वो है नॉर्मंडी बीच हेड। और आपकी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी की पूरी ताकत बस एक पॉइंट पर लगा देना है जिसे जीता जा सके। ओके, तो अब हम आते हैं असली रणनीति पर। ये हमला करना कैसे है, वो पहला सबसे जरूरी बीच हेड जीतना कैसे है, क्योंकि यही वो जीत है जो मेन स्ट्रीम मार्केट में एंट्री का दरवाजा खोलेगी। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, द होल प्रोडक्ट। ये सिर्फ आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, नहीं, ये वो सब कुछ है जो उसके आसपास होता है। सपोर्ट, ट्रेनिंग, बाकी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर एक प्रैग्मैटिस्ट कस्टमर को भरोसा दिलाते हैं कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है और उसे खरीदना सेफ है। तो स्ट्रैटेजी के 4 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, एक बहुत स्पेसिफिक नीश को टारगेट करो। एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। फिर दूसरा स्टेप, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए अपना होल प्रोडक्ट बनाओ। तीसरा, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर उस एक नीश के लीडर बन जाओ, कोई कंपटीशन नहीं। और आखिर में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लो कि कोई और वहां पैर भी ना जमा सके। शुरुआत छोटी, लेकिन अंजाम पूरा कंट्रोल। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है, डॉक्यूमेंटम नाम की एक कंपनी की। तो डॉक्यूमेंटम ने क्या किया, उन्होंने हर उस कंपनी के पीछे भागना शुरू नहीं किया जिसे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम थी। नहीं, उन्होंने एक बहुत बहुत खास ग्रुप चुना, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि नई दवा के एप्लीकेशन प्रोसेस में देरी से उन्हें हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी, महंगी और अर्जेंट प्रॉब्लम थी, और बस यही बन गया उनका परफेक्ट बीच हेड। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नीश जीतना तो बस शुरुआत है। इसके बाद जो होता है उसे कहते हैं बोलिंग पिन इफेक्ट, एक चेन रिएक्शन। सोचिए, जैसे बोलिंग में होता है, जब आप हेड पिन यानी सबसे आगे वाली पिन को गिराते हैं तो बाकी पिनें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। ठीक वैसे ही जब कोई कंपनी एक नीश में लीडर बन जाती है तो आसपास के दूसरे मार्केट्स भी उसे नोटिस करने लगते हैं। आपकी सफलता उन्हें भरोसा देती है। तो डॉक्यूमेंटम के केस में फार्मा में मिली जीत उनकी हेड पिन थी। इसने उनकी इतनी जबरदस्त साख बना दी कि उनके लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जैसे दूसरे मार्केट में घुसना आसान हो गया। फिर एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। तो पॉइंट ये है कि पहली जीत को एक बेस की तरह इस्तेमाल करना है ताकि आगे बढ़ा जा सके, बिल्कुल डी-डे की तरह। हर जीत पिछली जीत की नींव पर खड़ी होती है, और यही रास्ता आपको मेन स्ट्रीम मार्केट तक ले जाता है। तो खाई को पार करने का सबक क्या है? यही कि बड़ी जीत का रास्ता जानबूझकर अविश्वसनीय रूप से छोटा होने से शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा बड़ा आइडिया एक इतने छोटे मार्केट पर निशाना साध रहा है जिसे पूरी तरह से जीता जा सके? क्योंकि यही इस पावरफुल फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सबक है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी चुनौती के बारे में, एक ऐसी मुश्किल जो लगभग हर बिजनेस को परेशान करती है। वो क्या है? एक रेवोल्यूशनरी, मतलब एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट को बाजार में कैसे उतारा जाए और उसे सफल कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो नए नए आइडियाज लाते हैं, उन्हें हमेशा परेशान करता है। भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक जबरदस्त गेम चेंजिंग आइडिया होने के बाद भी कामयाबी का रास्ता इतना मुश्किल हो जाता है? वजह यह है कि वो द चैज़म में गिर जाते हैं। जी हाँ, मार्केट में एक ऐसी छिपी हुई खाई है, एक ऐसा गैप है जिसे ज्यादातर नई टेक्नोलॉजीज कभी पार ही नहीं कर पाती। तो ये चैज़म आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ है अर्ली अडॉप्टर्स, मतलब वो लोग जो हर नई चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जो विजनरी होते हैं। और दूसरी तरफ है अर्ली मेजॉरिटी, यानी वो आम लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो कोई भी चीज तब तक नहीं अपनाते जब तक वो पूरी तरह से प्रूवन ना हो। इन दोनों ग्रुप्स के बीच की जो गहरी खाई है ना, बस उसी को कहते हैं द चैज़म। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है, बल्कि ग्राहकों की सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। इस खाई को भरना ही मेन स्ट्रीम सक्सेस की असली चाबी है। अच्छा, तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। जब कोई कंपनी इस चैज़म का सामना कर रही होती है ना, तो पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन सकता है? पुरानी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज, पुराने तौर तरीके। असल में चैज़म को पार करना एक हाई रिस्क, लो डेटा सिचुएशन है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं।
तो फिर कैसे पता चलेगा कि ग्राहक कौन होंगे, वो इसे क्यों और कैसे खरीदेंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई पुराना डेटा, कोई हिस्ट्री है ही नहीं जो रास्ता दिखा सके। और इसी वजह से इस स्टेज पर मार्केट साइज के बड़े बड़े अनुमानों पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जैसा कि एक मार्केटर ने मजाक में कहा था, ये अनुमान ये सॉसेज की तरह होते हैं। एक बार जब पता चल जाए कि ये बनते कैसे हैं तो इन्हें खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि ये सारे अनुमान अक्सर खोखली धारणाओं पर बने ताश के पत्तों के महल जैसे होते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हमें बिग डेटा और क्वांटिटेटिव फोरकास्ट्स के आराम को छोड़ना होगा और इसकी जगह हमें एक ज्यादा फोकस्ड, इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन और क्वालिटेटिव सिनेरियोज मतलब कहानियों पर आधारित तरीका अपनाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि बिना डेटा के इतने बड़े, इतने हाई स्टेक्स फैसले आखिर लिए कैसे जाएं? इसका जवाब है इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन में। और ये इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन हमें मिलता है कहानियों से। इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स में उलझने के बजाय हम कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी, यादगार उदाहरणों या आर्केटाइप्स पर फोकस करते हैं। ये कुछ ऐसे परफेक्ट उदाहरण होते हैं जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्हें समझना, याद रखना और जिन पर काम करना बहुत आसान होता है। और इसका सबसे पावरफुल टूल है टारगेट कस्टमर कैरेक्टराइजेशन। मतलब हम कुछ खास ग्राहकों और उनकी खास समस्याओं को लेकर बहुत ही डिटेल्ड और ठोस कहानियां यानी सिनेरियोज बनाएंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक नए 3D प्रिंटर की मार्केटिंग करनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। हम एक सिनेरियो बनाएंगे डेविड के लिए। डेविड एक इंटीरियर डिजाइनर है और एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी समस्या से जूझ रहा है। तो ये है डेविड की कहानी, पहले वाली। देखिए उसका गोल क्या है? अपने एक अमीर और डिमांडिंग क्लाइंट के लिए एकदम यूनिक, परफेक्ट लाइट फिक्सचर खोजना। इसके लिए वो क्या करता है? दिनों तक कैटलॉग छानता है, मार्केट में घूमता है। पर मुश्किल क्या है? उसे जो भी मिलता है वो मास प्रोड्यूस्ड है, जो उस कस्टम घर के डिजाइन से मेल नहीं खाता। और इसका नतीजा, क्लाइंट नाखुश, डेविड के ब्रांड की इमेज खराब और बेचारा होलसेलर भी एक अच्छा ग्राहक खो देता है। मतलब डेविड समझौतों की दुनिया में फंसा हुआ है। उसे वही चुनना पड़ रहा है जो बाजार में है, ना कि वो जो उसके क्लाइंट के लिए वाकई परफेक्ट है। लेकिन अब आती है बाद की तस्वीर, हमारे 3D प्रिंटर के साथ। अब डेविड का तरीका क्या है? वो और उसका क्लाइंट साथ बैठकर परफेक्ट फिक्सचर को डिजाइन करते हैं और फिर उसे 3D प्रिंट कर लिया जाता है। ये मुमकिन कैसे हुआ? पावरफुल कैड सॉफ्टवेयर और तेज 3D प्रिंटर्स की वजह से। और इसका इनाम क्या मिला? क्लाइंट तो खुश है ही, डेविड का ब्रांड और भी मजबूत हो गया और मैन्युफैक्चरर को एक खुश ग्राहक और एक जबरदस्त केस स्टडी मिल गई। देखिए यही तो कमाल है। टेक्नोलॉजी ने एक विन 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 सिचुएशन बना दी। इसने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि पूरी चेन में हर किसी के लिए नई वैल्यू क्रिएट कर दी। तो अब डेविड जैसी कहानियां ही हमारा नया डेटा बन जाते हैं और इन्हीं कहानियों का इस्तेमाल करके हम एक बीचहेड मार्केट सुनते हैं। अब ये बीचहेड क्या होता है? इसका मतलब है एक छोटा सा किला। जैसे जंग में सेना पहले एक छोटे सुरक्षित किनारे पर कब्जा करती है और फिर वहां से आगे बढ़ती है, हमें भी बिल्कुल वही करना है। एक छोटे फोकस्ड मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा करना है। और ये काम करने में हमारी मदद करती है ये मार्केट डेवलपमेंट चेकलिस्ट। हम डेविड जैसी हर कहानी को इन 9 फैक्टर्स पर परखते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। पहले 4 देखिए, ये शो स्टॉपर्स हैं। शो स्टॉपर का मतलब है अगर इनमें से किसी एक में भी स्कोर कम हुआ तो गेम ओवर। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर इन 4 में से एक भी फैक्टर सही नहीं है तो वो मार्केट एक अच्छा बीचहेड नहीं हो सकता। कोई समझौता नहीं, ये चारों बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। लक्ष्य बहुत सीधा और सरल है, एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली बनना। मतलब चैज़म को पार करने के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक छोटे स्ट्रेटेजिक मार्केट सेगमेंट में क्लियर मार्केट लीडर बनने पर झोंक देने हैं। पर यह तालाब कितना छोटा होना चाहिए? इसके लिए एक रूल ऑफ थंब है। आपका जो भी पहले साल का रेवेन्यू गोल है, आपका टारगेट मार्केट उसके साइज का 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गोल है $10 मिलियन का, तो मार्केट $20 मिलियन या उससे कम का होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि उस मार्केट का कम से कम 50% हिस्सा जीता जा सके, वहां का डिफैक्टो स्टैंडर्ड बना जा सके और फिर अगले मार्केट पर हमला करने के लिए एक मजबूत किला तैयार हो। तो अब इस पूरे फ्रेमवर्क को लेकर अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिए। जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां विजनरीज और प्रैग्मैटिस्ट के बीच की वो खाई कहाँ है
और सबसे बड़ा सवाल, उसे पार करने के लिए वो पहला किला, वो बीचहेड क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ कमाल के शानदार टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स तो मार्केट में छा जाते हैं, लेकिन कुछ उतने ही अच्छे प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम एक ऐसी ही बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो इस पहेली को सुलझाती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हाईटेक खाई की, फिर समझेंगे कि संपूर्ण उत्पाद आखिर है क्या। इसके बाद हम उत्पाद के 4 स्तरों को जानेंगे, देखेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे मेन स्ट्रीम मार्केट को जीता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाईटेक खाई की। ये वो जगह है जहां अच्छी टेक्नोलॉजी दम तोड़ देती है। सवाल ये है कि इतने सारे इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स मेन स्ट्रीम में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कंपनियां बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती तो हैं, पर फिर भी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाती। आखिर वजह क्या है? असल में जो लोग नई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाते हैं, यानी अर्ली अडॉप्टर्स, और जो बड़ा मेन स्ट्रीम मार्केट है, उनके बीच एक बहुत बड़ा खतरनाक गैप होता है। इसी को खाई कहते हैं। ये दोनों ग्रुप्स सोचते बहुत अलग हैं। और इस खाई को पार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ये आक्रमण बल को इकट्ठा करने का मूल आधार है। मतलब ये सिर्फ एक मार्केटिंग चैलेंज नहीं है, ये तो एक जंग जीतने जैसा है, जिसके लिए पूरी तैयारी, पूरी फौज चाहिए। तो फिर इस खाई को पार कैसे किया जाए? यहीं पर आता है हमारा हीरो कॉन्सेप्ट, संपूर्ण उत्पाद। ये वो पुल है जो इस खाई को पाटने का काम करता है। तो इस संपूर्ण उत्पाद है क्या? देखिए, ये सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो कंपनी अपने डब्बे में बेचती है। नहीं, ये उन सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पूरा सेट है जो एक कस्टमर को चाहिए ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदने का अपना असली मकसद पूरा कर सके। और यही सबसे ज़रूरी बात है। जो मेन स्ट्रीम कस्टमर्स होते हैं ना, वो सिर्फ डब्बे में रखी चीज़ नहीं खरीदते, वो अपनी प्रॉब्लम का एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन खरीदते हैं। उन्हें कोई आधा अधूरा काम नहीं चाहिए, उन्हें एक रेडीमेड समाधान चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए चलिए इस संपूर्ण समाधान को इसके 4 लेवल्स या स्तरों में तोड़कर देखते हैं। तो एक प्रोडक्ट के 4 लेवल होते हैं। सबसे अंदरूनी लेयर है जेनेरिक उत्पाद, यानी वो बेसिक चीज जो कंपनी बेच रही है। उसके ठीक बाहर है अपेक्षित उत्पाद, ये वो मिनिमम चीजें हैं जिसकी कस्टमर उम्मीद करता ही करता है। फिर आता है संवर्धित उत्पाद, ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसे एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाती हैं। और सबसे बाहरी लेयर है संभावित उत्पाद, यानी भविष्य में इसमें क्या-क्या हो सकता है, इसकी ग्रोथ की क्या गुंजाइश है। चलिए एक टैबलेट कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं। जो फिजिकल डिवाइस है वो हो गया जेनेरिक प्रोडक्ट। अब कस्टमर कम से कम ये तो उम्मीद करेगा ही कि उसमें वाईफाई हो और एक ऐप स्टोर हो। ये हो गया अपेक्षित प्रोडक्ट। फिर अगर उसमें पहले से ही ईमेल, ब्राउज़र, कैलेंडर जैसे ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं तो ये संवर्धित प्रोडक्ट बन जाता है। और संभावित प्रोडक्ट क्या है? वो लाखों ऐप्स जो उस ऐप स्टोर पर मौजूद हैं, जिन्हें डाउनलोड करके उस टैबलेट की क्षमता को कहीं भी ले जाया जा सकता है। और यहीं से मार्केट का खेल बदलता है। शुरू में तो लड़ाई बस कोर प्रोडक्ट यानी उस जेनेरिक प्रोडक्ट को लेकर होती है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है, असली जंग बाहरी सर्कल्स में शिफ्ट हो जाती है। लड़ाई इस बात की होती है कि कौन सबसे बेहतर कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा है। तो ये तो हुई थ्योरी। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। कंपनियां असल में अपना ये संपूर्ण उत्पाद बनाती कैसे हैं? जरा एक 3D प्रिंटर खरीदने वाले कस्टमर के बारे में सोचिए। उसे सिर्फ प्रिंटर की मशीन नहीं चाहिए, उसे एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। उसे चाहिए कि प्रिंटर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करे, उसे सही मटेरियल मिले, प्रिंटिंग तेज हो और अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए सपोर्ट भी हो। ये सब कुछ मिलाकर बनता है एक संपूर्ण उत्पाद। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। एक छोटी नई कंपनी एक बहुत बड़े स्थापित खिलाड़ी को कैसे चुनौती दे सकती है। तो एक तरफ था सिस्को, नेटवर्किंग का बेताज बादशाह, जिसके पास जबरदस्त मार्केट शेयर और रिसोर्सेज थे। और दूसरी तरफ थी अरूबा, एक नई कंपनी जिसके पास एक बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी थी। अरूबा ने सिस्को से सीधे सीधे भिड़ने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उसने खास मार्केट को चुना, यूनिवर्सिटी कैंपस, और फैसला किया कि वो इस एक मार्केट के लिए पूरा समाधान बनाएगी। अरूबा ने सिर्फ अपना वाईफाई हार्डवेयर नहीं बेचा,
नहीं, उसने यूनिवर्सिटीज के लिए एक संपूर्ण उत्पाद बनाया। इसके लिए उसने दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एयरवेव के साथ, सिक्योरिटी के लिए ब्रैडफोर्ड के साथ। उसने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझा, जैसे फाइल शेयरिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग। उसने एक ऐसा कंप्लीट पैकेज तैयार कर दिया जिसे यूनिवर्सिटीज के लिए अनदेखा करना नामुमकिन था। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? मेन स्ट्रीम मार्केट को जीतने की लड़ाई सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। जो समझदार, प्रैक्टिकल खरीदार होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं। वो तब तक पैसा नहीं लगाते जब तक उन्हें मार्केट में एक लीडर, एक विनर साफ साफ दिखने न लगे। वो एक सेफ बेट लगाना चाहते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और जैसा कि कहा गया है, संपूर्ण उत्पाद की लड़ाई जीतने का मतलब है युद्ध जीतना। ये एक बहुत पावरफुल बात है। तो आखिर में होता क्या है? जो कंपनी सबसे मजबूत, सबसे आकर्षक, संपूर्ण उत्पाद बनाती है, वही मार्केट का स्टैंडर्ड बन जाती है और फिर वही मार्केट पर हावी हो जाती है। तो अगली बार जब किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचें, तो ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये सिर्फ एक फीचर है या ये एक पूरा कंप्लीट समाधान है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फासला तय कर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी उल्टी लगने वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कैसे आपके कॉम्पेटिटर्स यानी आपके प्रतिस्पर्धी असल में आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया को बदल देने वाले कुछ क्रांतिकारी आइडियाज आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब वो आइडियाज जिनमें इतनी ताकत होती है, वो बाजार में टिक क्यों नहीं पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को परेशान करता है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इस पहेली को समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी लेते हैं, सेगवे की। याद है सेगवे? इसे पर्सनल ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बताकर लॉन्च किया गया था। इसकी टेक्नोलॉजी तो कमाल की थी और लोगों की उम्मीदें अरे बाप रे आसमान पर थी। लेकिन हुआ क्या? इतनी बड़ी हाइप के बावजूद सेगवे मार्केट में बुरी तरह से पिट गया। तो सवाल ये है कि सेगवे के साथ गलत क्या हुआ? देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक खास फ्रेमवर्क को समझना होगा। इसका नाम है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइफ साइकिल। ये एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट मार्केट में कैसे अपनाया जाता है या फिर क्यों नहीं अपनाया जाता। समझिए कि ये किसी भी नए प्रोडक्ट की कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। तो ये है वो मॉडल। कोई भी नई टेक्नोलॉजी ना इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स, फिर अर्ली अडॉप्टर्स। ये वो लोग हैं जो हर नई चीज ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। इसे कहते हैं द चैज़म, मतलब एक गहरी खाई। ये खाई है शुरू के कुछ दीवाने ग्राहकों और असली बड़े मेन स्ट्रीम मार्केट के बीच। और यकीन मानिए, ज्यादातर नए प्रोडक्ट्स इसी खाई में गिरकर गायब हो जाते हैं। और सेगवे के साथ भी ठीक यही हुआ। वो इस खाई को पार ही नहीं कर पाया। तो इस खाई को पार कैसे किया जाए? इसकी चाबी छिपी है मेन स्ट्रीम बायर्स यानी आम ग्राहकों की साइकोलॉजी को समझने में। देखिए, इनकी सोच शुरुआती ग्राहकों से बिल्कुल अलग होती है और बस यहीं पर आकर ज्यादातर कंपनियां मात खा जाती हैं। वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये जो बड़ा वाला मार्केट है वो असल में चाहता क्या है। इस स्लाइड पर ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है विजनरीज, मतलब अर्ली मार्केट वाले लोग। ये नई चीजों को लेकर एकदम जुनूनी होते हैं। वो एक रेवोल्यूशनरी एडवांटेज चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें बाकियों से आगे कर दे। दूसरी तरफ है प्रैग्मेटिस्ट्स, यानी हमारा मेन स्ट्रीम मार्केट। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल और सतर्क होते हैं। इन्हें कोई रिस्क नहीं चाहिए। ये बस अपने काम में थोड़ा सुधार चाहते हैं और एक भरोसेमंद, साबित हो चुका सोल्यूशन चाहते हैं। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। ये कोड सब कुछ कह देता है। प्रैग्मेटिस्ट तब तक कुछ खरीदने से हिचकिचाते हैं जब तक वो उसकी तुलना न कर सकें। उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जब उनके पास कंपेयर करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, तभी उन्हें लगता है कि हाँ, वो एक सही और सेफ फैसला ले रहे हैं। तो अब समझ में आया सेगवे क्यों फेल हुआ? मेन स्ट्रीम कस्टमर के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वो कोई जीत नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक खतरनाक दांव। उन्हें लगता है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसे बनाने वाला कोई और क्यों नहीं है। सेगवे का अकेला होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तो इसका सल्यूशन क्या है?
अब जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा अजीब लग सकता है। सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी मेन स्ट्रीम बायर के लिए कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट है ही नहीं, तो आपको वो मार्केट बनाना पड़ेगा, भले ही वो मार्केट सिर्फ उनके दिमाग में ही क्यों ना बनाना पड़े। इसे कहते हैं क्रिएटिंग द कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठे दुश्मन खड़े कर दें, नहीं। इसका मतलब है एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। आप अपने प्रोडक्ट को 2 अलग-अलग रेफरेंस पॉइंट्स के सामने रखकर दिखाते हैं, जिससे खरीदने का फैसला एकदम लॉजिकल और सेफ लगने लगता है। आप उन सतर्क खरीदारों को वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। अच्छा, तो इस कम्पेटिटिव लैंडस्केप को बनाने के लिए एक बड़ा ही शानदार फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं द 2 ऑल्टरनेटिव्स फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्प होते हैं। पहला है मार्केट ऑल्टरनेटिव। ये वो पुराना तरीका है जिससे कस्टमर अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि प्रॉब्लम असली है और उसके लिए लोग पहले से ही पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब एक बजट है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव। ये कोई और नई कंपनी है जो आपके जैसी ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इससे ये साबित होता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हवा में नहीं है, ये एक असली कैटेगरी है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस थ्योरी को असल दुनिया में समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी लेते हैं बॉक्स नाम की कंपनी की। उन्होंने इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एंटरप्राइज फाइल शेयरिंग का पूरा मार्केट ही बना दिया। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये वाकई कमाल है। बॉक्स ने खुद को पोजीशन कैसे किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट को बनाया अपना मार्केट ऑल्टरनेटिव, ये वो पुराना तरीका था जिसके पास सारा बजट था। और ड्रॉपबॉक्स को बनाया अपना प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव, ये वो नई वेव थी जिसने टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया। और फिर बॉक्स ने खुद को इन दोनों के बीच में एक विनिंग चॉइस की तरह पेश किया। उन्होंने कहा, हम आपको शेयरपॉइंट जैसी एंटरप्राइज सिक्योरिटी भी देंगे और ड्रॉपबॉक्स जैसी कंज्यूमर सिंप्लिसिटी भी, मतलब दोनों दुनियाओं का बेस्ट। क्या शानदार स्ट्रैटेजी थी। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक एक्शनेबल टूल में कैसे बदला जाए, मतलब कुछ ऐसा जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके? जवाब है एक बहुत ही सिंपल पोजिशनिंग स्टेटमेंट में। ये एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मूला है। ये किसी भी कंपनी को जबरदस्त स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी देता है और एक बहुत ही पावरफुल छोटा सा मैसेज तैयार करता है। देखिए, ये फॉर्मूला एक कंपनी को सोचने पर मजबूर करता है कि वो असल में हैं कौन, किसके लिए हैं और वो बाकियों से बेहतर क्यों हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली मकसद सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचना आसान बनाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है उसे खरीदना आसान बनाना। ये सब कुछ उस रिस्क को कम करने के बारे में है जो एक आम ग्राहक महसूस करता है। ये उन्हें वो कॉन्फिडेंस देने के बारे में है जो उन्हें कोई नई चीज अपनाने के लिए चाहिए। और जब खरीदना आसान हो जाता है तो बेचना तो अपने आप आसान हो ही जाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल उठता है कि किसी भी नए वेंचर के लिए वो कौन सी कंपटीशन होगी जिसे बनाया जाएगा। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, जहां आप अपने कंपेटिटर्स को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि मार्केट बनाने के लिए एक जरूरी औजार की तरह देखते हैं। तो सोचिए, आप कौन सी कंपटीशन बनाएंगे? कभी सोचा है कि कोई शानदार रेवोल्यूशनरी टेक प्रोडक्ट अचानक से फ्लॉप क्यों हो जाता है? आज हम बात करेंगे उसी खाई को पार करने की एक जबरदस्त योजना के बारे में जो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को गुमनामी से निकालकर मेनस्ट्रीम सक्सेस तक ले जाती है। यही वो सवाल है जो हर टेक इनोवेटर के दिमाग में घूमता रहता है। एक धमाकेदार शुरुआत होती है, लोग तारीफ करते हैं और फिर अचानक सब शांत हो जाता है, प्रोडक्ट मार्केट से गायब। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी स्ट्रैटेजी छिपी है। और ये है वजह, द चैज़म, यानी वो खाई। ये कोई मामूली गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक खाई है जो अर्ली अडॉप्टर्स यानी दूरदर्शी ग्राहकों को मेन स्ट्रीम मार्केट यानी यथार्थवादी ग्राहकों से अलग करती है। ज्यादातर नए जबरदस्त आइडियाज इसी खाई में गिलकर दम तोड़ देते हैं। इसे पार कर लिया तो जीत, नहीं तो हार पक्की। तो इस खाई को पार कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में है, डी-डे आक्रमण योजना। जी हां, जैसे वर्ल्ड वॉर में डी-डे की लैंडिंग हुई थी, वैसे ही हमें मार्केट में उतरना होगा। देखिए, खाई को पार करना कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए एक फोकस्ड मिलिट्री ऑपरेशन जैसी प्लानिंग चाहिए। और इस पूरी प्लानिंग की सफलता सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े फैसलों पर टिकी होती है। वो 2 फैसले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्राइसिंग।
ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जहां मार्केटिंग असल में मेन स्ट्रीम कस्टमर से जाकर मिलती है। इसको ऐसे समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो गाड़ी है जो आपके प्रोडक्ट को खाई के पार ले जाएगी, और प्राइसिंग उस गाड़ी का फ्यूल है। तो इस स्ट्रैटेजी का दिल क्या है? इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है मेन स्ट्रीम मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए सही टारगेट कस्टमर को चुनना। इसे हम अपना बीचहेड या मोर्चा कह सकते हैं, जहां से हम हमला शुरू करेंगे। तो इस आक्रमण के लिए हमारे पास 5 संभावित मोर्चे या कह लें कि 5 तरह के कस्टमर्स हैं। हर कस्टमर अलग है और हर एक के लिए चैनल भी अलग होगा। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं एंटरप्राइज बायर्स। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए महंगे और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स खरीदते हैं। इन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बल्कि एक सलाहकार और एक पूरा सोल्यूशन चाहिए होता है। इन तक पहुंचने का सबसे सही तरीका है डायरेक्ट सेल्स, मतलब आपकी अपनी सेल्स टीम। सोचिए salesforce.com या Oracle के बारे में। इनकी टीम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो क्लाइंट के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम समझती है और फिर सोल्यूशन देती है। इसे मिशनरी सेलिंग भी कहते हैं, जहां आप ग्राहक को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, भले ही उन्हें खुद ना पता हो। अब बात करते हैं एंड यूजर्स की। ये वो लोग हैं जो अपने पर्सनल काम के लिए या अपनी छोटी टीम के लिए कम कीमत वाली चीजें खरीदते हैं। इन्हें किसी सेल्स पर्सन से बात करना पसंद नहीं, ये खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट चैनल है वेब सेल्स सर्विस। यहाँ फ्रीमियम मॉडल कमाल का काम करता है, जैसा कि स्काइप या प्रेजी ने किया। प्रोडक्ट को फ्री में इस्तेमाल करने दो, और जब लोगों को उसकी आदत पड़ जाए तो प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे लो। सब कुछ ऑनलाइन, बिना किसी झंझट के। तीसरे नंबर पर हैं डिपार्टमेंटल बायर्स। ये किसी कंपनी के एक खास डिपार्टमेंट के लिए खरीदारी करते हैं। इन्हें स्पेसिफिक सॉल्यूशन तो चाहिए, लेकिन इनके पास पूरी कंपनी के लिए खरीदने का बजट या स्टाफ नहीं होता। इनके लिए सेल्स 2.0 मॉडल एकदम परफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन एड से लीड्स जनरेट की जाती हैं, और फिर एक सेल्स पर्सन फोन, ईमेल या चैट पर ही डील क्लोज कर देता है। बॉक्स और रैक स्पेस जैसी कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। ये डिजिटल स्पीड और ह्यूमन टच का एक बढ़िया मिक्स है। चौथा टारगेट है डिजाइन इंजीनियर। ये बहुत ही डिमांडिंग कस्टमर होते हैं। इन्हें अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पार्ट्स या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, और इनके लिए कीमत से ज्यादा जरूरी होती है टेक्निकल सपोर्ट और क्वालिटी। इनके लिए एक क्लासिक हाईटेक चैनल इस्तेमाल होता है, 2 टियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है सिंपल। एक तरफ मैन्युफैक्चरर के लोग डिमांड बनाते हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक मैनेज करके बिक्री करते हैं। इंटेल और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां इसी मॉडल पर बनी है। और हमारा पांचवां और आखिरी टारगेट है स्मॉल बिजनेस ओनर। ये काफी हद तक एक आम कंज्यूमर की तरह सोचते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत समझ नहीं होती, इन्हें बहुत मदद चाहिए होती है, और ये एक भरोसेमंद सलाहकार की तलाश में रहते हैं। यहां पर हीरो का रोल निभाते हैं वैर्स, यानी वैल्यू एडेड रीसेलर्स। ये लोकल इंडिपेंडेंट दुकानदार या कंसल्टेंट होते हैं जो टेक्नोलॉजी बेचते भी हैं और सपोर्ट भी देते हैं। कंपनी को सीधे कस्टमर को नहीं, बल्कि इन वैर्स को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। जैसे इंट्वीट कंपनी ने अकाउंटेंट्स को अपना प्राइमरी वैर चैनल बनाया था। ठीक है, तो ये थे 5 मोर्चे और उनके 5 चैनल। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी फैसले पर, प्राइसिंग। याद है ना, ये हमारे चैनल रूपी वाहन का ईंधन है। प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, खाई के इस पार और उस पार प्राइसिंग को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जो दूरदर्शी यानी अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, उन्हें कीमत की परवाह नहीं, वो नई चीज के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। लेकिन जो यथार्थवादी यानी मेनस्ट्रीम कस्टमर हैं, वो बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं, और यही असली चुनौती है। लेकिन उन यथार्थवादी ग्राहकों के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। वो रिस्क से बचना चाहते हैं, और इसके लिए वो मार्केट के लीडर को यानी सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट को कंपटीशन से 30% तक ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 30%। तो प्राइसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर उसे खरीद ले, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए भी उसमें कुछ होना चाहिए। उनके लिए सवाल ये नहीं है कि ये बिकेगा या नहीं, असली सवाल है इसे बेचने में मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके प्राइस में उनके लिए अच्छा मार्जिन नहीं है, तो वो एक नया रिस्की प्रोडक्ट बेचने का सिरदर्द क्यों लेंगे? तो चलिए, अब इन सब बातों को एक साथ रखकर अपना फाइनल एक्शन प्लान तैयार करते हैं। खाई को पार करने के लिए आक्रमण लॉन्च कैसे करना है, इसके 4 सीधे साधे नियम हैं। तो ये हैं वो 4 सिद्धांत
नंबर 1, सिर्फ एक मेन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर फोकस करें। नंबर 2, प्रोडक्ट की कीमत के हिसाब से सही चैनल चुनें। नंबर 3, अपनी प्राइसिंग ऐसी रखें जिससे लगे कि आप मार्केट लीडर हैं। और नंबर 4, अपने चैनल को इनाम देने के लिए कीमत में हमेशा एक अच्छा खासा प्रीमियम मार्जिन शामिल करें। तो मैदान तैयार है, रणनीति भी सामने है, सब कुछ साफ है। अब सोचने वाला सवाल सिर्फ एक है, अगर इस फ्रेमवर्क को अपने प्रोडक्ट या आइडिया पर लागू किया जाए तो कौन सा मोर्चा चुनना सबसे सही रहेगा?